यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 का टेस्ट नंबर 11। इससे पहले हम लोग जो है वो 10 टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज आप उन्हें जरूर कीजिएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके जी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट नंबर 11 जो है पेपर नंबर 1 का, उसके 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट के अंदर हमने जो है वो प्रीवियस ईयर के काफी क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए। ओके, तो अगर आप ये टेस्ट में मोटा मोटी, अगर मैं ये मानता हूं कि अगर 25 में से कोई बच्चा 22 या लगभग 22 प्लस अगर वो स्कोर करता है, तो मैं ये मानता हूं कि इसका जेआरएफ जो है कंफर्म्ड है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो जनरली जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो वैसे वैसा है। ओके, हाँ जी, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, डिस्कशन करते हैं इसका, और आप मैच करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही बैठे हैं। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो है वो ये है, बोलता है ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योर लर्निंग। जब भी कभी टीचिंग की जाती है तो उसके पीछे का मेन मोटिव जो है वो क्या होता है, वो लर्निंग करवाना होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग। सारी लर्निंग टीचिंग से आती है? नहीं, कई बार हम खुद से भी तो क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं जी। तो इसका मतलब क्या, ये क्या हो गया, गलत। तो आंसर क्या, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे फिर बोलता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द पर्पस अंडरलाइंग द यूज ऑफ टीचिंग एड। टीचिंग एड को आप क्यों यूज करते हो, मतलब जो आपके पेन हो गया, कॉपी हो गया, पेंसिल हो गया, इनको आप क्यों यूज करते हो? तो इनको जो है वो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या करने, ऑप्टिमाइज करने के लिए लर्निंग आउटकम को। लर्निंग आउटकम को क्या करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए। ओके, आगे बिलो आर द गिवन करेक्टर स्टेटमेंट आपको दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है वो इवैल्यूएशन के सिस्टम बता रखे हैं। आपके पास इवैल्यूएट करने के कई सारे आपके पास मेथड होते हैं, हाँ जी। तो उसमें से जो है वो आपको यहाँ पे कुछ उनके बारे में बातें की गई है, तो आपको बताना इनमें से कौन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। चलो सबसे पहला बोलता सीआरटी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। इसका जो फोकस होता है ऑन द डेलिमिटेड डोमेन और लर्निंग टास्क। सीआरटी का जो मेन फोकस है वो लर्निंग टास्क के ऊपर होता है, बिल्कुल होता है। फिर नोम रेफरेंस टेस्टिंग जो है, इस रिक्वायर ए क्लियरली डिफाइंड ग्रुप। तो इसके लिए जो है वो क्लियरली डिफाइंड ग्रुप होना चाहिए, बिल्कुल होता है, क्योंकि नॉन रेफरेंस के अंदर हम लोग जो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं तो बाकी बच्चों के साथ कंपेयर करके करते हैं, तो जो ग्रुप मेंबर होते हैं तो उनके साथ कंपेयरिंग होता है। तो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, एसर्टेन इंडिविजुअल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू द अदर परफॉर्मेंस। आगे फॉर्मेटिव टेस्ट जो है वो गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स। कोर्स के एंड में होता है या ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग द कोर्स होता है सर, तो ये तो आपका क्या हो गया, गलत। फिर बोथ द एनआरटी एंड द सीआरटी यूज द सेम टाइप ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट होते हैं वो सेम तरह के होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, ये बात एकदम क्या सही है। फिर समेटिव टेस्ट जो है आर यूज रेगुलरली। समेटिव टेस्ट रेगुलरली यूज किए जाते हैं सर, वो तो एट द एंड में जाके होते हैं, लास्ट में होते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत। फिर मास्टरी टेस्ट जो है वो एग्जांपल है किसका, नॉम रेफरेंस टेस्टिंग का। तो ये मास्टरी टेस्ट जो है नॉम रेफरेंस का एग्जांपल है, नहीं, ये किसका एग्जांपल है, क्राइटेरियन का। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या, 1, 2 एंड 4। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो इनमें से कौन सा बेस्टली रिप्रेजेंट करे नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को। सबसे पहला, टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। ऐसा है क्या, नहीं सर ऐसा नहीं है। टीचिंग इज ए सोशल एक्ट जबकि लर्निंग पर्सनल है, बिल्कुल सही बात है। टीचिंग इंप्लाइज लर्निंग जबकि लर्निंग डज नॉट इंप्लाई टीचिंग, ये भी बिल्कुल सही बात है। टीचिंग इज ए काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग। टीचिंग ये होता है, डिलीवरी करते हैं हम नॉलेज को ओनली, नहीं सर, नॉलेज के अलावा एक्सपीरियंस हो गया, बहुत सारी चीजें जो हम क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। टीचिंग इज एन इंटरेक्शन, टीचिंग एक इंटरेक्शन है, एंड इज ट्राइएडिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। टीचिंग जो है वो एक इंटरेक्शन और वो ट्राइएडिक इन नेचर होता है, बिल्कुल। इसके अंदर आपका जो है वो टीचिंग के अंदर 3 होते हैं, ठीक है। ट्राइएडिक बोल दिया, इसका मतलब 3 वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एक क्या रहेगा, इंटरवेनिंग। ओके, जबकि लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट होता है इन ए सब्जेक्ट डोमेन। तो लर्निंग के अंदर क्या हो, लर्निंग जो है वो क्या, टीचिंग में दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, टीचर, और दूसरा रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो कई बार वो पैसिव भी होता है। लेकिन लर्निंग जब हो रही होती है ना, तो वहां पे जो आपका वेरिएबल है वो हमेशा क्या रहेगा, उसका इंडिपेंडेंट एंगेजमेंट जो है वो एक्टिव एंगेजमेंट होता है, ये ध्यान रखना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2, 3 एंड 5। चलो जी आगे, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप ऑफ रिसर्च। वैसे तो देखो रिसर्च के स्टेप हमने बहुत सारे पढ़े थे, ठीक है, जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके बहुत सारे जो है वो स्टेप्स होते हैं पूरे प्रोसेस के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो 6 दिए, तो आपको इनको जो है वो क्या करना है, आपस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो है वो क्या, इनके हिसाब से सबसे पहले जो है वो क्या होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा। फिर आप आइडेंटिफाई करोगे वेरिएबल जिसके अंदर आपको रिलेशन मेंटेन करना है। फिर आप क्या करोगे, सैम्पलिंग करोगे। सैम्पलिंग करने के बाद आपने सैंपल जब सिलेक्ट कर लिया, देन अब आप क्या करो, डेटा का कलेक्शन करोगे। फिर डेटा को एनालाइज करके और फिर क्या करोगे, राइट करोगे रिपोर्ट, रिसर्च की रिपोर्ट को। तो आंसर जो बनता है वही बनेगा ए, जिसमें 4, 1, 6, 3, 5, 2, ये आपका जो है करेक्ट सीक्वेंस बनेगा। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च लेड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द न्यू थ्योरी और कॉन्सेप्ट। नई थ्योरी या कॉन्सेप्ट जो किस रिसर्च के अंदर बनते हैं, तो है आपका फंडामेंटल रिसर्च। चलिए आगे,
इन स्टडी इट इज फाउंड, एक स्टडी में ये पाया गया डेट द हायर द टाइम स्पेंड, जितना टाइम स्पेंड किया गया ऑन सोशल मीडिया पे बाय द स्टूडेंट लोअर द मार्क्स, उतने उसके मार्क्स जो वो क्या आए हैं, कम आए हैं। ओके, फिर उसके बाद बोलता है ऑल्सो हायर द टाइम स्पेंड ऑन स्टडी, और जितना टाइम स्पेंड जो है वो किया गया किस पे, स्टडी पे, हायर द मार्क्स स्कोर्ड इन टेस्ट, तो उतने जो है वो क्या उसके मार्क्स जो वो क्या है, ज्यादा है। तो विच ऑफ द वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है सर, पहली बात तो ये मार्क्स जो है ये तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये ऊपर वाले वेरिएबल के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड। तो यहाँ पे जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है जी आपका, वो ये है जो टाइम स्पेंड ऑन स्टडी एंड टाइम स्पेंड ऑन द सोशल मीडिया। तो आंसर क्या आएगा, डी। आगे बढ़े, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल, किस स्केल के अंदर वेरिएबल कैन नॉट बी रैंक, वेरिएबल को जो है उनकी आप रैंकिंग नहीं करते, तो वो तो आपका नॉमिनल स्केल। नॉमिनल में ओनली जो है वो क्या होती है, कैटेगराइजेशन होती है, और बाकी सब में जो है वो रैंकिंग भी होती है, कैटेगराइजेशन भी होती है, और जो है वो फिर आगे इक्वल इंटरवल और वो सब होता है। तो नॉमिनल स्केल ऐसा है जिसके अंदर ओनली क्या होती है जी आपका, बोलो, ओनली कैटेगराइजेशन होता है, इसमें रैंकिंग नहीं होता है। आंसर क्या आएगा, 4। आगे बढ़ो, असर्शन दिया गया, बोलता है टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम, टू कम्युनिकेट वेल, कम्युनिकेट करना वेल इन अ क्लासरूम इज ए नेचुरल एबिलिटी, क्या वो हमेशा एक नेचुरल एबिलिटी है, क्या उसको सीखा नहीं जा सकता, सीखा जा सकता है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, रॉन्ग। फिर बोलता है इफेक्टिव टीचिंग जो है इन द क्लासरूम वो डिमांड करती है नॉलेज ऑफ ए कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्या आपको जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इसका जो है वो ए जो है वो क्या, फॉल्स, जबकि आर जो है वो क्या है, ट्रू। आगे बढ़े, असर्शन बोल रही है क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है, क्लासरूम कम्युनिकेशन एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट जो वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फिर बोलता है टीचर डज नॉट ऑपरेट, ध्यान से सुनना, बोलता है टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द असम्पशन दैट स्टूडेंट रिस्पॉन्स आर पर्पसिव, तो बोलता है टीचर इस जो है अजम्पशन के ऊपर काम नहीं करता कि स्टूडेंट की तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो पर्पसिव नेचर का होगा। ऐसा होता है क्या, अरे यार क्या बात कर रहे हो, कि टीचर जो है, जो स्टूडेंट अगर मान लो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड करता है तो वो उसको कंसीडर भी करता है, पर्पसिव मानता है उसको, तो ये बोला कि उसको नहीं मानता, तो हमसे ये रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये बोल रहा है इनमें से कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है ये डिस्क्राइब करने के लिए ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस को। तो सबसे पहले बोलता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आइडिया को स्टिमुलेट करता है, बिल्कुल करता है। कम्युनिकेशन एक लर्नड एबिलिटी है, बिल्कुल नेचुरल भी होती है, लर्न भी है, ठीक है जी। कम्युनिकेशन इज नॉट ए यूनिवर्सल पैनिकिया, यूनिवर्सल पैनिकिया नहीं है, मतलब रामबाण नहीं है, पैनिकिया को बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, रामबाण, बोले तो हर चीज का इलाज ये नहीं है, मैंने लिखा है पैनिकिया के बारे में, इट रेफर टू द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, हर सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर बोलता है कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता, संचार जो है वो कभी नहीं टूटता है। ह्यूमन रिलेशन की बात हो रही है, ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो वहां पे बोलता है कि जो कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ब्रेक डाउन। अब कुछ बच्चों ने इसको गलत किया होगा, जबकि एक्चुअल के अंदर ये सही है, कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा, ध्यान से सुनना। बोलता है कम्युनिकेशन एक क्या है, वर्बल है एंड ऑल्सो नॉन वर्बल होता है। कम्युनिकेशन कैन नॉट बी कंप्लीटली इरेडिकेट, कम्युनिकेशन को आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते हो कभी भी। अब इसको ना मैंने लिंक एनालॉजी, हमने सिमिलरिटी एक बनाया वहां पे, समझना। हाउएवर इट कैन मोस्ट सर्टेनली डिटेरियोरेट व्हेन ए कार ब्रेक डाउन, जब एक कार जो है वो क्या होती है, टूट जाती है। इट स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन वो स्टिल क्या एग्जिस्ट करती है। देयर इज जस्ट समथिंग रॉन्ग, बस हुआ क्या है कि उसके साथ में कुछ गलत हो गया, विद इट दैट इज कॉजिंग इट ए माल फंक्शन, इसलिए उसने जो है वो काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। सिमिलरली इसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल ऑफ मैनी मिलेनियल्स हैव ईदर बीन ब्रोकन और ले डोरमेंट वेटिंग टू बी ब्रॉट टू द सरफेस। द पोटेंशियल फॉर द गुड कम्युनिकेशन इज स्टिल देयर, लेकिन अभी भी एक अच्छे कम्युनिकेशन की उसमें पोटेंशियल रहती है। इट स्टिल एग्जिस्ट बट इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो कम्युनिकेशन इज नॉट मैकेनिकल, कम्युनिकेशन लेकिन मैकेनिकल नहीं है, इसलिए इट डज नॉट ब्रेक डाउन, इसलिए वो जो है वो कभी टूटता नहीं है। तो ये आंसर जो आएगा वो क्या, ये 4 जो है वो इसका करेक्ट है, ठीक है ना। और फिर बोलता है मोर कम्युनिकेशन मींस मोर इफेक्टिव लर्निंग, जितना कम्युनिकेशन ज्यादा होगा उतना इफेक्टिव लर्निंग। अरे कई बार क्या है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने से भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट ए इशू फॉर स्टूडेंट, मतलब वैल्यू किस चीज की, व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम, क्लासरूम के थ्रू हमने जो कुछ भी सीखा, क्या वो कोई इशू नहीं होता स्टूडेंट के लिए। अरे स्टूडेंट क्लासरूम में बहुत कुछ सीख के आता है और उसको रियल लाइफ में क्या करता है, यूज करता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा वो ओनली क्या, 1 2 1 मिनट, आंसर ये नहीं, आंसर आएगा 1 2 3 एंड 4, बोले तो सी। ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसमें आपको देखने को जो है वो ये लगेगा कि 4th वाला जो है वो गलत है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन नॉट ब्रेक डाउन, लेकिन एक्चुअल में उसका रीजनिंग बता दिया, तो ये सही है बात कि कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, वो कम हो जाएगा बट वो चलते रहता है आपका। चलो जी आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ इन सर्टेन कोड लैंग्वेज रिटर्न को जो है वो आपने लिखा TERNRU, तो आपको बताना है कि ब्राइट को आप कैसे लिखेंगे। तो रिटर्न को ऐसे लिखा हमने, ठीक है, और ब्राइट को आप बताएं कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके से, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, टी को यहाँ, आर को यहाँ, ई को यहाँ, एन को यहाँ, यू को यहाँ, आर को यहाँ। तो उसी तरीके से ब्राइट को हमने लिख दिया। तो ब्राइट को जो है उसकी जो कोडिंग बनेगी वो क्या बनेगी, IRBTHG। आगे बढ़े, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रे जो है उसको लिखा गया इस तरीके से 14, 16, 25, 23। अब आपको बताना सिंक को कैसे लिखेंगे। अब प्रे को इस तरीके से लिखा गया, पी का जो है वो आपका जो पोजीशन होती है अल्फाबेट्स के अंदर 26 अल्फाबेट में, वो क्या होती है, वो होती है 16 नंबर पे, लेकिन हमने लिखा उसको 14। आर की जो होती है वो 18 नंबर पे होती है, जबकि लिखा क्या 16। ए की जो है वो होती है 1, इसमें से 2 माइनस करके, और क्या लिखा 25। और वाई की जो होती है वो होता है 25, जबकि लिखा क्या 23। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या -2 का कॉन्सेप्ट लगाया। उसी तरीके से अब सिंक को लिखना है। तो एस की पोजीशन 19 होती है, एस की पोजीशन 19 होती है, आई की 9 होती है, एन की 14 होती है और के की 11 होती है। तो आपने जो है 19 - 2, 9 - 2, 14 - 2, 11 - 2 ये करके, और आपको इसी तरीके से आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आपका जो ये बनेगा वो क्या बनेगा, 17, 7, 12 और 9। आगे बढ़े, एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर, एजुकेशन को एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर उसको किस में डाल दिया। तो मैंने आपको बताया था पहले ये स्टेट लिस्ट में था, लेकिन अब इसको किस में डाल दिया, कंकरेंट। तो अब एजुकेशन के लिए जो पॉलिसीज है वो स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है। आगे बढ़ो, बोलता है विच वन इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में कौन सी चीज जो है वो करेक्ट नहीं है। सबसे पहले बोलता है डिडक्टिव आर्गुमेंट मेक्स द क्लेम दैट इट्स कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय द प्रीमाइसेस। बिल्कुल सही बात है। ये क्या बोलता है कि डिडक्टिव आर्गुमेंट ये क्लेम करता है कि जो उसके दैट द कंक्लूजन इज सपोर्ट बाय इट्स प्रीमाइस, जो प्रीमाइसिस है तो उस पर कंक्लूजन का सपोर्ट है, ठीक है ना। तो मतलब प्रीमाइसिस में जो बात बोली गई है कंक्लूजन उसको क्या सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। फिर ये एकदम सही है। फिर बोलता है वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट में हैव ऑल फॉल्स प्रीमाइसिस एंड द ट्रू कंक्लूजन। वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है मे हैव ऑल द फॉल्स प्रीमाइसिस एंड ट्रू कंक्लूजन, और उसका जो है कंक्लूजन आपका ट्रू हो सकता है। ए वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट मे हैव ऑल द, अच्छा मे हैव ऑल द फॉल्स, सारी की सारी फॉल्स प्रीमाइसेस और उसका ट्रू कंक्लूजन, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम ऐसा बोलते हैं ना कि अगर मान लो सारे ट्रू है ना, अगर प्रीमाइसेस अगर जो है वो क्या ट्रू है, तो जो उसका कंक्लूजन है मस्ट बी ट्रू होगा। एक क्वेश्चन मैंने डाला है, मैं एक बार दिखा देता हूं पहले वो क्वेश्चन आपको। इधर आओ एक बार, ये देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, बोलता है ए डिडक्टिव आर्गुमेंट इज इनवैलिड। डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। कब, इफ इट्स प्रीमाइसेस आर ऑल ट्रू, अगर उसकी प्रीमाइसेस जो है वो क्या है, सारी की सारी ट्रू है, बट उस कंक्लूजन जो है वो क्या फॉल्स है। मतलब वैलिडिटी, एक डिडक्टिव आर्गुमेंट के वैलिड होने के लिए जो है वो क्या, इफ ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू, डिडक्टिव आर्गुमेंट के लिए क्या बोला गया, उसका वैलिड होना है इनवैलिड होना है इस बात पर डिपेंड करता है। अगर सारी प्रीमाइसेस जो है वो क्या है उसकी ट्रू है, तो कंक्लूजन मस्ट भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, इट्स प्रीमाइसेस आर ऑल ट्रू, अगर उसकी प्रीमाइसेस सारी ट्रू है ना, तो उसका कंक्लूजन जो है वो फॉल्स नहीं होगा, कंक्लूजन भी उसका जो है वो क्या होगा, ट्रू होगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन एक ये है 16, बोलता है गिवन बिलो द टू प्रीमाइसेस दे रखी है आपको, फ्रॉम दोस टू प्रीमाइसेस कंक्लूजन, 4 कंक्लूजन दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है कंक्लूजन ड्रॉन वैलिड, ठीक है। तो पहले प्रीमाइसेस दे रखे हैं, बोलता है ऑल बैट आर मैमल, सारी की सारी बैट जो है वो क्या है, मैमल है, तो हमने ये बना लिया वेन डायग्राम। फिर बोलता है नो बैट्स आर बर्ड्स, तो ये हमने बना लिया। अब इसके बेस पर आपको कंक्लूजन बताना है। सबसे पहला नो बर्ड्स आर मैमल, क्या बर्ड्स में और मैमल में क्या बना कर रखा है रिलेशन, सर बना सकते हैं, ये मैंने देखो बना के दिखा दिया। तो ये मेरे क्या है, बर्ड्स हैं, इसको अगर मैं बना सकता हूँ, हाँ जी बना सकते हैं, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, बर्ड्स को मैमल से आप रिलेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। फिर बोलता है नो बैट्स आर बर्ड, बैट्स और बर्ड में जो है नो बैट्स आर बर्ड कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर बोला भी हुआ है कि नो बर्ड्स आर बैट, तो ये अपोजिट भी क्या होगा, वैलिड होता है। फिर बोलता है ऑल मैमल्स आर बैट, सारी मैमल्स जो है बैट है, नहीं, ऑल बैट्स आर मैमल है, सारी मैमल्स बैट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो ओनली जो है वो थर्ड जो है वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ओनली थर्ड। आगे बढ़े, बोलता है ए डिडक्टिव आर्गुमेंट इज वैलिड, चलो ये तो मैंने बता दिया। तो ये ध्यान रखना, डिडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड होगा अगर उसकी प्रीमाइसेस जो वो सारी की सारी ट्रू है, तो उसका जो कंक्लूजन है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा, मस्ट भी ट्रू होगा, ये ध्यान रखना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्ड आईसीटी इज ट्रू, इनमें से कौन सा आईसीटी के बारे में ट्रू है। आईसीटी एक एक्रोनिम है विच स्टैंड्स फॉर, आईसीटी जो है वो क्या है, अगर हम बात करते हैं तो आईसीटी क्या बोलो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जबकि यहाँ पे क्या बोले, इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी, तो ये क्या गलत। फिर बोलता है कन्वर्जिंग, जो कन्वर्जेंस हो रही है टेक्नोलॉजी का, डेट एक्सेम्प्लीफाई आईसीटी इंक्लूड द मर्जिंग ऑफ
ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू ए कॉमन केबलिंग सिस्टम। तो आप आजकल जो ये सिस्टम क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही है। तो पी जो है वो क्या है, गलत है, और जबकि क्यू जो है वो क्या है, सही है। आगे बढ़े, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर। जो आप डेटा स्टोरेज करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसको करेक्ट ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा, सबसे पहले क्या आता है, बिट, फिर आएगा बाइट, फिर आएगा केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, और फिर क्या आएगा, टीबी आएगा। चलो जी आगे। Which of the following statement regarding the term ICT is in is or are true? कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। सबसे पहले बोलता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, तो मैंने लिखा इसके बारे में, डिजिटल डिवाइड एक टर्म है डेट रेफर टू द गैप। डिजिटल डिवाइड बेसिकली क्या, इट रेफर टू द गैप बिटवीन द डेमोग्राफिक एंड द रीजन दैट हैव एक्सेस टू द मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज डोंट और हैव रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो दोबारा पढ़िएगा, बोलता है डिजिटल डिवाइड एक ऐसी टर्म है जो रेफर, जिसको डिजिटल डिवाइड का मतलब जो है वो क्या, इट इज ए गैप बिटवीन द डेमोग्राफिक एंड द रीजन। ये गैप है बिटवीन किसमें, डेमोग्राफिक और रीजन में, डेट हैव एक्सेस टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन, तो मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज डोंट हैव और हैव रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। बिल्कुल सही बात है। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये होता है। अब इसके बेस पर, डिजिटल डिवाइड के डेफिनेशन के बेस पर आपको जो है ये बताना है। तो सबसे पहले बोलते हैं, प्रीमिसेस में बोलते हैं क्या, कि डिजिटल डिवाइड एक इकोनॉमिक और सोशल इक्वेलिटी है। इक्वेलिटी है क्या, नहीं सर, ये एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली, इट्स नॉट द इक्वेलिटी। इसके डिजिटल डिवाइड की मदद से जो है वो क्या, कि दूर दराज में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी आज की डेट में जो है वो क्या कर सकते हैं, कि रिमोट एरिया में जो लोग बैठे उनसे आप क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो क्या, गलत हो गया। सेकंड क्या बोलते हैं, आईसीटी हेल्प। आईसीटी जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी जो है वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है क्या करने में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट करने में, बाय कैसे, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है। आईसीटी ये जो है वो उसमें क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ओनली क्यू जो है वो सही है, जबकि पी जो है वो क्या है, रॉन्ग है। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर हैव नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड। कौन सा ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जिसकी कोई बिगिनिंग या एंड नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें अर्थक्वेक आपको पता होगा कब स्टार्टिंग हुआ कब एंड हुआ, लैंडस्लाइड में भी, हरिकेन में भी, तीनों में। लेकिन ड्रोट में, सूखा जब पड़ता है तो उसका ना तो कोई बिगिनिंग होता है ना ही कोई एंड है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, डी। आगे बढ़े, असर्शन दिया गया, बोलता है इंडोर एयर पोल्यूशन इज ए सीरियस हेल्थ हजार्ड। इंडोर जो एयर पोल्यूशन होता है वो सीरियस हेल्थ हजार्ड्स है। बिल्कुल बात सही बात है, क्योंकि इंडोर के अंदर मान लो अगर अंदर ही, घर के अंदर ही अगर मान लीजिए क्या हो गया कि एयर पोल्यूशन हो गया, तो उसका इंपैक्ट बहुत ही बैड है। क्यों, क्योंकि आप घर के अंदर है मान लीजिए और आप जो है वो सांस ले रहे हैं, तो वही पोल्यूटेड जो एयर है वही आपके बॉडी के अंदर जाएगी, तो उसका बहुत ही सीरियस जो है वो क्या, उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएंगे। बिल्कुल सही बात है। रीजनिंग में बोल रहे हैं डिस्पर्सल जो है एयर पोल्यूटेंट का इज रादर लिमिटेड इन द इंडोर। ये भी बिल्कुल सही बात है। जो डिस्पर्सल होता है, जो आपका एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, तो वो किसकी, जब वो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं तो वो एयर में वाटर की हेल्प से जो है वो क्या होते हैं, वो डिस्पर्स होना शुरू होते हैं, फैल जाते हैं। तो बोलता है जो डिस्पर्सल होता है ना एयर पोल्यूशन का इंडोर में, वो थोड़ा सा क्या होता है, लिमिटेड है। ये भी बिल्कुल क्या है, सही बात है। क्योंकि जब आप बाहर जाओगे आउटर में, तो वहां पे अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि धुंध की अगर हम बात करते हैं तो फोग जो है वो बेसिकली जब आप आउटर में जाएंगे तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आउटर के अंदर क्या घर है तो घर के अंदर आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मान लो पहाड़ों के ऊपर मान लीजिए बहुत ज्यादा फोग आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप घर में देखेंगे तो कमरे के अंदर आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। ओके, तो दोनों बातें सही है। और रीजनिंग जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, असर्शन को। क्यों, डिस्पर्सन चाहे कम है लेकिन उसका इंपैक्ट जो है वो बहुत ही क्या पड़ता है, बैड पड़ता है। चलो जी आगे, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर हाउस होल्ड वेस्ट भी आता है, सैनिटेशन भी आता है, वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट भी आता है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रिस भी आता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 4। चलो जी, फिर रूसा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान जो है आपका, तो इसके आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। टू इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, हाँ जी ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टू एंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी फैकल्टी, हाँ जी ऑब्जेक्टिव है। टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस, हाँ जी ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टू डाउनग्रेड करना यूनिवर्सिटीज को, डाउनग्रेड कर रहे हो विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ऑटोनोमस कॉलेजेस में, ऐसा है क्या, नहीं ये इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, ए, बी एंड सी। आगे बढ़े, मूक का, मूक जो है, मूक स्टैंड्स फॉर, तो मूक जो है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। लो जी, ये हो गया अपने 25 क्वेश्चन। तो इनको आपको क्या करना है, मैचिंग करना, और मैचिंग करके आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक बैठे हैं। ओके, हाँ जी, तो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं कल हमारे नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।